नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 12th HBSC पार्ट 2। और ये जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लिया गया था, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2 और 3 मार्क्स के थे। लेकिन अब जो ये वीडियो हम बनाएंगे इसमें 5 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें हम बना रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, देखेंगे आप। उपभोक्ता संतुलन, अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो देखो बच्चों, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा वह अपनी आय को खर्च करने के वर्तमान ढंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना पसंद नहीं करता है। यानी कि जिस हिसाब से वो खर्च कर रहा है उसी हिसाब से वो खर्च करता रहेगा और उसको वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता का संतुलन वहाँ प्राप्त होता है जब कीमत रेखा और तटस्था वक्र, देखिएगा, उपभोक्ता संतुलन वहाँ प्राप्त होता है, उपभोक्ता को संतुलन आएगा यहाँ पर, उपभोक्ता को संतुलन वहाँ प्राप्त होता है जब कीमत रेखा और तटस्था वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जहाँ पर भी जो स्पर्श का जो बिंदु है उस पर तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। देखो बच्चों, ये है इसकी शर्तें। अभी उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि भाई कीमत रेखा और तटस्थ वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और उसके बाद जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर हो, कॉन्वेक्स हो। उपभोक्ता का संतुलन उस परिस्थिति को कहा जाता है जिसमें वह अपनी निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसका कुल तुष्टि स्तर अधिकतम हो, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो देखो बच्चों, ये रेखा चित्र है और यहाँ पर ओ एक्स एक्स पर हमने वस्तु एक्स ली है और ओ वाई एक्स पर हमने वस्तु वाई ली है। तो यहाँ पर ये प्राइस लाइन है ए बी, ये कीमत रेखा हमने खींची और इंडिफरेंस करो, देखो 1 2 और 3। जो दूसरे वाला जो IC2 है वो P बिंदु पर एक दूसरे को टच करता है और यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। मतलब जो P बिंदु है ये इष्टतम उपभोक्ता संतुलन बिंदु है और यहाँ पर उसका संतुलन होगा। तो इसमें वो X वस्तु की OX मात्रा लेगा और Y वस्तु की OM मात्रा पर खर्च करेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यहाँ पर हमने इसके बारे में वही एक्सप्लेन कर रखा है कि P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम है। इस बिंदु पर वह X वस्तु की O मात्रा, OL मात्रा और वस्तु Y की OM मात्रा खरीदता है। देखो यहाँ पर आपने देखा OL और इसकी OM, यहाँ पर आपने देखा ना, OL और OM मात्रा खरीदता है। यहाँ पर L है, ये आप देखिएगा, और P बिंदु इष्टतम उपभोग बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है और उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है पार्ट 2 वाली वीडियो में, तो उसका लिंक दोबारा से भी इस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। ये देखिएगा, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान या ऊपर से नीचे की ओर झुके होने के मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदी जाती हैं उनकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, यानी कि उनसे जो प्राप्त तुष्टि गुण है ना वो कम होता जाता है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमत उसके सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, यानी कि उसकी जो कीमत है और उसकी उपयोगिता है, जब दोनों बराबर हो जाती है सीमांत उपयोगिता, वहाँ पर उपभोक्ता मतलब उसकी उतनी मात्रा खरीदेगा और उपभोक्ता संतुलन में होता है। आय प्रभाव, दूसरा पॉइंट है आय प्रभाव। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप
खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमें 40 रुपये की 1 किलो मिल रही है, 40 रुपये की 1 किलो है, और ये वस्तु मान लीजिए हम मान लीजिए बनाना ना सॉरी इसको गवावा यानी कि अमरूद मान लेते हैं कि 40 रुपये के 1 केजी मिल रहे हैं, और वही वस्तु अगर सस्ती हो जाती 20 रुपये के हिसाब से मिलने शुरू हो जाते हैं कि 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो 1 किलो हमने खरीदने तो 20 रुपये हमारे बच जाते हैं। तो वास्तविक आय में परिवर्तन हो गया 20 रुपये का। और इससे हम क्या करेंगे कि भाई 1 किलो की बजाय हम 2 किलो खरीद लेते हैं। सस्ती चीज़ है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे और महंगी चीज़ है तो कम खरीदेंगे। तो इसीलिए मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है और इसे ही आय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। उदाहरण के लिए जब x वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह y वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, इसलिए x वस्तु का y वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थानापन्न किया जाता है। बिल्कुल ठीक। चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। चाय की कीमत कम होने पर उसका कॉफी के स्थान पर स्थानापन्न किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। और ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, देखो मतलब वो सस्ती होगी उसकी तुलना में, ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो देखो उसका जो शेप वही है, भाई महंगी होगी तो कम खरीदा जाएगा और ज़्यादा सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो मांग वक्र का ढलान इसलिए भी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब उसके कई दूसरे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीदते थे उन्हें खरीदने लगेंगे और इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे देखिएगा अगर सस्ती है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, महंगी है तो कम खरीदेंगे। तो इस तरह से ये मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न उपयोग। कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। जैसे चने का उपयोग मनुष्य के खाने में, घोड़ों के खाने में किया जाता है। यदि चने की कीमत अधिक होगी तो उसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण कार्य अर्थात मनुष्य के खाने के लिए ही किया जाएगा। इस प्रकार चने की कुल मांग कम होगी, जबकि चने की कीमत कम होने पर उसका प्रयोग मनुष्य और घोड़े दोनों के खाने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार चने की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये देखिएगा, अगर कीमत देखो यहाँ पर है तो थोड़ा सा प्रयोग किया जाएगा, अगर कीमत यहाँ है तो देखो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, और ये इस तरह से यानी कि मांग होकर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की व्याख्या करें। सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा, तो बच्चों दो विधियां हैं फर्म के संतुलन की। एक तो है कुल आगम और कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की हम यहाँ व्याख्या करेंगे। तो देखो बच्चों, सीमांत विश्लेषण के अनुसार एक फर्म संतुलन की अवस्था में तब ही होती है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों। MC = MR और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। पर्याप्त शर्त तथा सेकंड ऑर्डर कंडीशन अथवा जहाँ MC = MR है वहाँ MC का ढलान धनात्मक होना चाहिए, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। अब ये देखिएगा MC = MR, यहाँ पर हम देखेंगे ये OX पर आउटपुट है और OY पर रेवेन्यू और कॉस्ट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बोला था कि पहली शर्त है MC = MR। ये देखिएगा MC MR के बराबर है, बिल्कुल MC = MR। ये देखिएगा यहाँ पर MC ये पहली शर्त है, और ये शर्त यहाँ भी पूरी हो रही है, A पर भी हो रही है, E पर भी हो रही है। अब दूसरी शर्त है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि MC MR को नीचे से काटे। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये नीचे से काटती हुई जा रही है, यहाँ पर भी ये कंडीशन दूसरी पूरी हो रही है। जहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही है वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। अब आगे है कि अल्पकाल में फर्म के संतुलन की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं: असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि। इनको हम रेखा चित्र की सहायता से दिखाएंगे। जैसे सबसे पहला असामान्य लाभ। एक फर्म को असामान्य लाभ उस समय प्राप्त होते हैं जब उद्योग द्वारा निर्धारित औसत आय फर्म की औसत लागत से अधिक होती है।
जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये चित्र है, इसको मैं यहाँ दोबारा से बना देती हूँ। देखिएगा, ये है, ये AR है, औसत आय, और ये है AC, औसत लागत। तो यहाँ पर देखो लागत यहाँ है और AR यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब ये देखिएगा यहाँ पर, अब मार्जिनल कॉस्ट ने इसके न्यूनतम बिंदु पर काट दी, ये MC है, और पहली शर्त है MC = MR। ये है MC और ये है MR, AR = MR होता है। तो यहाँ पर ये आ गया इधर और ये हमने किया, तो ये हो गया असामान्य लाभ। तो इस तरह से ये यहाँ पर O से लेकर M वस्तु का यानी कि आउटपुट हो गया, और ये हो गया P। तो ये क्वेश्चन, ये डायग्राम जो है बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्लियर हो गया। अभी असामान्य लाभ कब होंगे, जब AR > AC। तो ये क्लियर है। यहाँ पर देखो संतुलन बिंदु E है, ये रहा संतुलन बिंदु। संतुलन उत्पादन OM है, O से लेकर M तक है। असामान्य लाभ दिखेगा EABP, EABP है, और इस स्थिति में AR > AC। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट अब इसका है सामान्य लाभ। दूसरा पॉइंट है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ एक फर्म को सामान्य लाभ उस समय प्राप्त होते हैं जब उद्योग द्वारा निर्धारित औसत आय फर्म की औसत लागत के बराबर होती है, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है। ये है सामान्य लाभ। देखो ये रेखा चित्र है, ये OX एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और यहाँ पर ये AC है और ये MC है। इसको हम दोबारा से बनाकर दिखाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा हमने खींचनी है, और ये AR = MR है, और यहाँ पर इसका AC है, और इसके न्यूनतम बिंदु से MC इसको काटता है, ये MC है। तो ये देखिएगा नो लॉस नो प्रॉफिट है, और ये E बिंदु है, ये AR = MR है, ये OXY और ये P। तो ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी संतुलन बिंदु OM है, यानी कि संतुलन मात्रा, और बिंदु E है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका वो है स्थिति कि न्यूनतम हानि। देखो बच्चों, इसको न्यूनतम हानि भी उठानी पड़ सकती है फर्म को। संतुलन की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम हानि उस स्थिति में उठाएगी जब संतुलन उत्पादन की कीमत बराबर है AR, यानी कि कीमत का मतलब ही AR होता है। P = AR, कीमत, तथा औसत आय घटती बढ़ती लागत AVC के बराबर होती है। AR = AVC, जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया, और वहाँ पर उसको न्यूनतम हानि उठानी पड़ेगी फर्म को। ये देखिएगा बच्चों, ये P है कीमत, और ये AR = MR है, और यहाँ पर हमने देखा ये AC कर्व है। AC कर्व को MC कर्व नीचे से काटती है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे AC जो है वो AR से अधिक है। तो जहाँ पर MC = MR, यहाँ से हमने मिलाया, ऊपर गया, और इस प्रकार से ये हमारा जो प्रॉफिट है उसका एरिया है। ये है AEPB, ये एरिया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जितनी हमारी औसत आगम है उतनी लागत उससे ज़्यादा है, तो लागत ज़्यादा पड़ी, और इस तरह से न्यूनतम हानि फर्म को उठानी पड़ रही है। इसके बाद नीचे एक और बिंदु आप देख रहे हैं, AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इससे भी और नीचे अगर कीमत चली जाती है तो फिर ये यहाँ पर उत्पादन बंद करने की नौबत आ जाएगी कि केवल स्थिर लागतों का नुकसान तो फर्म उठा सकती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत भी वो अगर अपने घर से दे, या उनका भुगतान करना पड़े, या उनका बोझ उठाना पड़े, तो वो नहीं करेगी। ये उत्पादन बंद बिंदु है, और उत्पादन बंद बिंदु होता है P = AVC, P = AVC। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता है कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप होती हैं, उनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप हो भी सकती है और नहीं भी। एकाधिकार की स्थिति में किसी वस्तु की पूर्ण पूर्ति केवल एक फर्म ही करती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है प्रवेश पर प्रतिबंध। पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों के प्रवेश पर तथा पुरानी फर्मों के उद्योग से बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसके विपरीत एकाधिकारी की स्थिति में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है।
तीसरा पॉइंट है फर्मों की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, मैनी सेलर होते हैं, जबकि एकाधिकार में केवल एक सिंगल सेलर, एक ही फर्म बाजार में होती है। मांग वक्र का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र पड़ी हुई सीधी रेखा होती है, जबकि एक अधिकारी की स्थिति में मांग वक्र नीचे की ओर झुकी हुई होती है, जैसा कि उसको अमेरिका चित्र के द्वारा दिखाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पर ये मांग वक्र जो है ये बिल्कुल पड़ी हुई रेखा है इस तरह से, AR = MR, ठीक है। और यहाँ पर जो डिमांड कर्व है एकाधिकार में ये नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करें। आय विधि तथा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करें। ये सम है और इसको हमने बड़े ध्यान से देखना है। विदेशों से कारक आय, कर्मचारियों का मुआवजा। सबसे पहले हम लेंगे आय विधि के द्वारा। आय विधि में हम क्या करेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक करेंगे और इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमने लिया और प्रचालन अधिशेष। अब हम प्रचालन अधिशेष की तलाश में हैं, यानी कि उसको हम ढूंढ रहे हैं और वो अभी हमें नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे प्रचालन अधिशेष में होता है ब्याज होता है और किराया होता है और लाभ होता है। ये तीनों चीज़ें हमने प्रचालन अधिशेष की ले ली, लगान लाभ ब्याज हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो लाभ है, किराया है, ब्याज है। ये हमारा क्लियर हो गया। पहला था कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब है मिश्रित आय। अगर इसमें मिश्रित आय नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो उसको जोड़ लो। इसके बाद हम देखेंगे कि मिश्रित आय नहीं है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, प्रचालन अधिशेष हो गया। अब हम लेंगे विदेश से कारक आय, वो हम जोड़ेंगे। इसको जो विदेशों से कारक आय उसको हम जोड़ेंगे और विदेशों को कारक आय, ये विदेशों में कारक आय या को कारक आय, तो इसको हम घटाएंगे। तो हमने 15 इसमें जोड़ना है और 20 हमने घटाना है। तो एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे हमने निकाला। तो देखिएगा बच्चों, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, कर्मचारियों का मुआवजा, ब्याज, किराया, लाभ, विदेश से कारक आय हमने जोड़नी है और विदेश में कारक आय हमने घटानी है। तो देखो ये हमारा हो गया 315 जमा 111 जमा 190 जमा 105 जमा 15 माइनस 20, तो 716 रुपीज़ हमारा ये उत्तर आ गया। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर जो मेथड है उसको हम कहेंगे व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। देखो बच्चों, व्यय विधि में भी हमने क्या देखना है कि हमने 5 चीज़ें लेनी होती हैं। सबसे पहला निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये 2 तो पक्के हैं उपभोग के। देखो निजी अंतिम उपभोग व्यय हम 4 लेंगे, ये ले लेंगे, ये प्लस कर लेंगे। एक है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये है हमारा 15वां, इसको भी हम प्लस कर लेंगे। निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमने ले लिए। इसके बाद हम लेंगे शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों ने कि शुद्ध दे रखा है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। अगर घरेलू पूंजी निर्माण आ गया, घरेलू शब्द आ गया, तो उसमें सकल स्थायी यानी कि स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, तो अब अलग से स्टॉक में परिवर्तन जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, तो हमने देखा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय हमने लिया, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय लिया, अब शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण ले लिया। अब स्टॉक में परिवर्तन हम नहीं करेंगे, इसको काटा मार देते हैं। अब है कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान। देखो कर्मचारियों द्वारा, ये तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का उसमें था, लेकिन ये कर्मचारियों द्वारा किया गया है, इसको भी काटा मार दो क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। तो देखो स्टॉक में परिवर्तन हम वैसे नहीं जोड़ सकते, ये भी हम नहीं जोड़ेंगे। तो देखेंगे क्या है। अब हमने देखा स्थिर पूंजी का उपभोग। देखिए इसका भी हमने कुछ भी प्रयोग नहीं करना, उसका कारण है क्योंकि हमारा पहले ही निवल घरेलू उत्पाद आया हुआ है, इसलिए स्थायी पूंजी का उपभोग घटाने की ज़रूरत नहीं है। अब है निर्यात, ये हम लेंगे निर्यात, इसको हम जोड़ लेंगे। माइनस आयात, इसको माइनस कर देंगे। और ये हमारा होता है बाजार कीमत पर। जो व्यय विधि से जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो वो बाजार कीमत पर होती है, तो हम माइनस अप्रत्यक्ष कर देंगे और जमा में सब्सिडी कर देंगे।
तो ये हमारा लगभग क्लियर हो गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचा है जो आय विधि का हो और हमने याद नहीं किया या समझाया नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे विदेश से कारक आय, कर्मचारियों को मुआवजा, ये सब हमने देखा। तो आय विधि का हमारा हो गया था। अब व्यय विधि का हम कर रहे हैं। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, अगले पेज पे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो इसको हम जैसे सवाल को अब निकाल लेंगे। अगले पेज पे देखिएगा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करें। तो देखिएगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय, विदेशों से कारक आय, विदेशों में कारक आय घटा दिया, जमा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, जमा निर्यात माइनस आयात, माइनस अप्रत्यक्ष कर, जमा सब्सिडी। तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही उत्तर आया है। तो देखिएगा जब हमने सब चीज़ों को जोड़े, सभी टर्म्स को, तो वही हुआ। देखिएगा 716 रुपीज़ उत्तर हमारा आ गया। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक की भूमिका या कार्य स्पष्ट करें। देखो बच्चों, मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जो केंद्रीय बैंक है उसका वो सबसे बड़ा बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है। तो उसके कार्य स्पष्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले भारतीय जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, मैं आरबीआई की बात करूँगी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। तो हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ केंद्रीय बैंक की भूमिका या कार्य स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। अब एक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। तो ये जैसे नंबर 1 है नोट जारी करना, नंबर 2 सरकार का बैंक, नंबर 3 बैंकों का बैंक, और नंबर 4 है बैंकों का निरीक्षण, नंबर 5 अंतिम ऋणदाता, नंबर 6 देश के मुद्रा कोषों का संरक्षण। देखो बच्चों, यहाँ पर इसके बाद है 7वां पॉइंट, समाशोधन गृह का कार्य, साख मुद्रा का नियंत्रण और अन्य कार्य। तो ये 10 क्वेश्चन है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट थे केंद्रीय बैंक के कार्य। और इसके भी अब देखिएगा जो अन्य कार्य हैं उनमें भी कुछ है। कृषि वित्त, कई देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक कृषि के विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर इसमें ना कुछ और भी अन्य कार्य हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक तथा अन्य सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। मुद्रा तथा बिल, केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा बिल बाजार संगठित करने का भी कार्य करता है। फटे पुराने नोट वापस लेना, केंद्रीय बैंक फटे पुराने नोटों को वापस लेकर उनके स्थान पर नए नोट दे देता है। तो बच्चों ये था यहाँ पर केंद्रीय बैंक के कार्य। मैंने कंप्लीट अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसकी केंद्रीय बैंक के कार्य, व्यापारिक बैंक के कार्य, मुद्रा के कार्य, ये सभी बैंकों के जो कार्य हैं ये हमने अलग से वीडियो इनकी बना रखी है। तो वहाँ पर आप इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसका भी जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।